नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, पुराने पेपर्स की सीरीज़ में अब हम दोस्तों पुराने पेपर्स का अर्थ ये है कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है उसके पेपरों की दोस्तों सीरीज चल रही है हमारे, जिसमें हम जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें एक और पेपर दोस्तों जो कि है आपके लैब असिस्टेंट का। किसका है दोस्तों? लैब असिस्टेंट का पेपर। और ये पेपर दोस्तों जो हुआ था 2018 में दोस्तों आयोजित हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इसमें भी राजस्थान के जो जीके है उसमें से 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये प्रश्न आगे होने वाली परीक्षाओं में आपके महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। और शुरू करने से पहले एक प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, अभी आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक पर क्लिक कर आई बटन पर क्लिक कर दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट में जाकर पुराने प्रश्नों को देख सकते हैं, अपनी जांच कर सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की आपकी तैयारी है जो चल रही है। चलिए, शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवें। इसी प्रकार के दोस्तों जो प्रश्नों की वीडियो हैं वो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देरी के पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, सही युग्म सुमेलित कीजिए। अब देखिए, वो सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न तो देखिए ए बी सी और डी इस प्रकार से लिख दीजिए। अब सबसे पहले देखिए कि इनमें से आपको कौन सा आता है। तो देखिए यहाँ पर तो दे रखे संत, और यहाँ पर दोस्तों इनके जो मुख्य स्थल है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले नज़र डालें दोस्तों जसनाथ जी की। तो जसनाथ जी का दोस्तों जो मुख्य स्थल है वो कहाँ है दोस्तों? कत्रियासर, बीकानेर में। तो ए में आ जाएगा 4 नंबर। अब देखिए ए में 4 नंबर हमारे किस विकल्प में है? क्या विकल्प बी में है? नहीं है, एक दे रखा है इसमें, तो ये गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या डी में है? ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में है? नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो जो सही विकल्प है वो है हमारे दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि केवल ए में दोस्तों 4 ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो बस ए ही हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अन्य को देखें दोस्तों शीतला माता की। तो शीतला माता का जो मुख्य स्थल है वो देख कहाँ पर? ये है दोस्तों चाकसू, जयपुर में। जाम्बू जी का देखें दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक, तो इनका दोस्तों है कहाँ पर? मुकाम नौका में। जीण माता को देखें दोस्तों तो ये है कहाँ पर? रेवासा सीकर में। तो डी के नीचे आ जाएगा 1 नंबर। तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 विकल्प ए में है, विकल्प ए हमारे राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों अब आपके सामने, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कहाँ पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ये मनाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो 2 नंबर प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला 3 नंबर है दोस्तों, संत पीर साहजी और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो दोस्तों संत पीर शाह अली और तुकनगीर द्वारा 400 साल पहले मेवाड़ में दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि ख्याल क्या होती है। ख्याल दोस्तों पौराणिक कहानी या फिर कोई प्राचीन प्रकरण होता है, वो होती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। और जो तुर्रा है दोस्तों वो यहाँ पर शिव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शिव का। कलंगी दोस्तों यहाँ पर पार्वती का प्रतीक है। किसका? पार्वती का। तो जो विकल्प सी है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? तो देखिए, सबसे पहले देखें एकलिंग जी के मंदिर की दोस्तों। तो एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों माउंट आबू में नहीं है, ये कहाँ है? उदयपुर में।
कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। तो पहला तो दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि एकलिंग का मंदिर माउंट आबू में नहीं है, उदयपुर में। दूसरा देखोगे दोस्तों अगर सूर्य मंदिर को, तो ये उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर, जयपुर। तीसरा देखोगे देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो, तो देलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों ओसिया में नहीं है, कहाँ पर है, माउंट आबू में। कहाँ पर है दोस्तों, माउंट आबू में। तो बी भी सुमेलित नहीं है, सी भी सुमेलित नहीं है। अंतिम विकल्प बचा दोस्तों करणी माता। तो करणी माता का मंदिर दोस्तों देशनोक, और देशनोक है दोस्तों कहाँ पर, बीकानेर में। तो डी ही हमारे सही उत्तर है। डी विकल्प दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो करणी माता का मंदिर है वो सुमेलित है, यहाँ पर देशनोक में है। देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में अजमेर का विलय सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर दोस्तों 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था। और उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दोस्तों कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। तो विकल्प सी है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो देखिए दोस्तों कोटा में जो विद्रोह था उसकी जो दिनांक थी, सबसे पहले ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 1857 थी, ध्यान रखिएगा। और इस समय जो नेतृत्व किया था यहाँ पर वो किया था दोस्तों, एक तो नाम आता है किसका, मेहराब खां का, मेहराब खां का। एक नाम आता है दोस्तों यहाँ पर जय दयाल का, जय दयाल का। तो ध्यान रखिएगा मेहराब खां और जय दयाल के नेतृत्व में यहाँ पर दोस्तों कोटा का जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किया गया था। और ध्यान रखिएगा यहीं पर मेजर बर्टन को मारा गया, साथ ही में उनके 2 बेटों को और एक डॉक्टर की भी हत्या कर दी गई। तो ऐसी घटना होने के कारण, इतनी बड़ी घटना थी दोस्तों, 3 मार्च को, 3 मार्च कब, 3 मार्च को दोस्तों यहाँ पर इसको कुचल दिया गया, इस विद्रोह को कुचला गया दोस्तों। और जय दयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो जो सही उत्तर है कौन होगा दोस्तों, महमद जो अली बेग थे वो नहीं थे, कुशाल सिंह नहीं थे, हीरालाल नहीं थे, कौन थे नेता दोस्तों, जय दयाल। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। एक नाम और है मेहराब खां, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अब अगला वीर सतसई, बलवद विलास और रामर जाट के लेखक हैं। तो दोस्तों इसके लेखक कौन हैं, कौन होंगे दोस्तों, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा या फिर जगदीश सिंह गहलोत। तो इसके जो लेखक है वो है दोस्तों यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये बूंदी के हाड़ा शासक थे, कौन थे दोस्तों, महाराव राम सिंह, उनके ये दरबारी कवि थे, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, वीर सतसई, बलवद विलास, रामर जाट तो है ही, इसके साथ ही दोस्तों धातु रूपावली, धातु रूपावली और वंश भास्कर, और कौन सी, वंश भास्कर, और है यहाँ पर सती रासो, कौन सी, सती रासो। एक है यहाँ पर छंदोमयूख, कौन सी, छंदोमयूख। तो ध्यान रखिएगा ये सभी रचनाएं हैं किसकी है दोस्तों, यहाँ पर किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की। विकल्प बी यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा जिले की खाली जगह नदी के कांठे पर स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, लूणी के, बनास के, कोठारी के या फिर चंबल के। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, विकल्प सी, कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। कोठारी नदी दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ के पास के दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये बनास की दोस्तों सहायक नदी है। कोटारी पर एक बांध भी बना है जिसका नाम है दोस्तों मेजा बांध। क्या है दोस्तों, मेजा बांध। और ये दोस्तों मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में पेयजल की आपूर्ति करवाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जो विकल्प सी है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए अगला है दोस्तों अब 9 नंबर प्रश्न कि मैनाल में
सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? क्या विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, क्या अपरगागय द्वारा, या पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा, या फिर विग्रहराज तृतीय द्वारा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुहेश्वर या फिर जिसे हम मैनाल शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था दोस्तों 11वीं शताब्दी में। 11वीं दोस्तों शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में है ये। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। भगवान शिव को समर्पित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इसे दोस्तों मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जो विकल्प सी है वो हमारे सही उत्तर है। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा शिलालेख देता है? क्या संबोली शिल अभिलेख, या फिर घटियाल, या बीजापुर, या फिर दोस्तों अर्थुना? तो ध्यान रखिएगा, घटियाल अभिलेख दोस्तों यहाँ पर मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इनमें से आमेर के जो भारमल है, इसने तो दोस्तों अपनी छोटी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। तो अकबर आमेर के शासक भारमल ने तो किया था। जैसलमेर के दोस्तों राव हरराय की बात करें तो जैसलमेर के राव हरराय ने भी दोस्तों अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह भी किया था अकबर के साथ। तो जैसलमेर के शासक ने भी दोस्तों किया था। बीकानेर के राव कल्याणमल ने भी दोस्तों यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों अकबर के साथ। अपने भाई की बेटी का दोस्तों विवाह अकबर के साथ करवाया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन रणथंभौर के राव सुरजन हाडा ने किसी भी प्रकार से यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो रणथंभौर के जो राव सुरजन हाडा है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों शानदार प्रश्न, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? बेहद ही शानदार प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगर हवा महल की 5 मंजिलों की बात है तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि हवा महल में 5 मंजिलें हैं। कितनी है दोस्तों? 5 मंजिलें। सबसे पहली मंजिल की बात करूं तो सबसे पहली दोस्तों सरद, या फिर इसे हम प्रताप मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरद या फिर प्रताप मंदिर। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर रतन मंदिर। कौन सी है? रतन मंदिर। तीसरी है दोस्तों यहाँ पर विचित्र मंदिर। कौन सी? विचित्र मंदिर। चौथी की बात करें तो चौथी है दोस्तों यहाँ पर सूर्य या प्रकाश मंदिर। सूर्य या प्रकाश मंदिर। और दोस्तों पांचवी की बात करूं तो पांचवी है दोस्तों हवा मंदिर। कौन सी है? हवा मंदिर। तो ये 5 है दोस्तों मंजिलें। हवा महल कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, जयपुर में। तो सबसे पहले हमें प्रश्न क्या पूछा है? पहली मंजिल का। तो पहली मंजिल देखिए कौन सी होगी दोस्तों यहाँ पर? सरद या फिर प्रताप मंदिर। तो ये कहाँ पर है? विकल्प डी में। बस विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हवा मंदिर के दोस्तों अन्य तथ्यों की बात करें तो इसका निर्माण 1799 में, इस 1799 में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने, किसने? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसका दोस्तों जो डिजाइन है वो डिजाइन तैयार किया गया था, जो वास्तुकार थे कौन? लालचंद उस्ता ने। लालचंद उस्ता ने दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। और एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों इससे संबंधित, इसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 दोस्तों छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखे भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, तो सही विकल्प है वो है यहाँ पर विकल्प डी, प्रताप मंदिर है, जो कि हवा महल की पहली मंजिल है। 5 मंजिलों के बारे में ध्यान रखिएगा। निर्माण किसने करवाया? वास्तुकार कौन थे इसके? तो सभी का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न,
देखिए 13 नंबर है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। शानदार प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी हम यहाँ पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों इनमें से। तो देखिए इसका जो नेतृत्व है, अब ये 14 नंबर प्रश्न है, 1% शायद छूट गया। देखिए हाँ 1% छूट गया दोस्तों यहाँ पर। 13 नंबर कि अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अफीम कमीशन है ये कब आया भारत, क्या 1816 में, क्या 1893 में, 1856 में, या फिर 1888 में। तो ये आया दोस्तों कब, विकल्प बी सही उत्तर यहाँ पर 1893 में। और यह एक दोस्तों ब्रिटिश रॉयल कमीशन था। 1893 से 95 में दोस्तों 1893 से 95 के मध्य में ब्रिटिश भारत में अफीम व्यापार की जांच करने के लिए, किसकी जांच करने के लिए ये कमीशन राजस्थान आया था। ध्यान रखिएगा राजस्थान आया था यहाँ पर। तो जो विकल्प बी है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर बेंगू की संपूर्ण चर्चा करेंगे। एक प्रश्न छूट गया था यहाँ पर हमारे, 13 नंबर था। अब यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिए, तो बेंगू किसान जो आंदोलन है इसके सबसे पहले बात करें नेतृत्व की, तो सबसे पहले दोस्तों इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा। और इसके पश्चात दोस्तों इसका नेतृत्व किया था किसने, विजय सिंह पथिक ने। तो ध्यान रखिएगा, आरंभ में यानी जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में, तब तो इसका नेतृत्व जो प्रारंभ में किया था वो किया था रामनारायण चौधरी ने, लेकिन बाद में यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने इसकी बागडोर संभाली थी। तो ध्यान रखिएगा ये विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर बेंगू आंदोलन की, तो दोस्तों ये 1921 में हुआ था। तो सबसे पहले इस सन को ध्यान रखिएगा 1921 में। और ये आंदोलन दोस्तों जो कर लिए जा रहे थे वहाँ के किसानों से, उनसे संबंधित था। बेगार प्रथा से दोस्तों ये संबंधित था, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो बेंगू के ठाकुर थे वो थे दोस्तों कौन, अनूप सिंह। कौन थे, अनूप सिंह। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, अनूप सिंह थे उस समय इसके जो ठाकुर थे। अनूप सिंह व दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे राम नारायण चौधरी के मध्य दोस्तों समझौता हुआ था। इस आंदोलन के पश्चात दोस्तों लगभग 1922 में रामनारायण चौधरी व अनूप सिंह के मध्य इस समझौते को नाम दिया गया दोस्तों बोलशेविक का समझौता। बोलशेविक समझौता भी दोस्तों इसका नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा 1922 में ये हुआ था, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और कुछ जानकारी देखिए, एक और आता है दोस्तों ट्रेंच आयोग। कौन सा, ट्रेंच आयोग कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है। तो किससे है दोस्तों, बेंगू से। क्योंकि दोस्तों जो ट्रेंच आयोग ने दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ट्रेंच द्वारा किसानों पर फायरिंग भी करवाई गई थी, ध्यान रखिएगा। और जो ये किसान आंदोलन के प्रस्तावों के जो गठित आयोग था वो भी था दोस्तों ट्रेंच आयोग। और इस आंदोलन में रूपा जी व करपाजी धाकड़ दोस्तों इस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो पूछा भी जा चुका है कि रूपा जी व करपाजी धाकड़ किस आंदोलन में दोस्तों यहाँ पर शहीद हुए। तो ये हुए दोस्तों किस आंदोलन में, बेंगू किसान आंदोलन में। तो ध्यान रखिएगा मिस्टर जो ट्रेंच है या ट्रेंच आयोग है इसका संबंध किससे है, बेंगू आंदोलन से। तो इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है इसके बारे में दोस्तों ध्यान आप रखिएगा। चलिए किसी और बात करें तो दिनांक थी यहाँ पर 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक गांव में दोस्तों किसानों का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें दोस्तों गोलीबारी की गई थी यहाँ पर सेना द्वारा। और इसमें ही दोस्तों रूपा जी और करपाजी धाकड़ है वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। अंत में बाद में दोस्तों बेगार प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर था वो था क्या, विकल्प ए। अगला देखिए,
अगला है यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न। अब ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ द्वारा, भोगीलाल पांड्या द्वारा, भूरेलाल भैया द्वारा, या फिर गुरु गोविंद गिरी द्वारा? तो ध्यान रखिए, इसका प्रारंभ गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। और दोस्तों एक और डेट है यहाँ पर, ध्यान रखिए, 1883 में। 1883 में ही दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? संप सभा की। तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो पहला अधिवेशन है 1903 में हुआ था। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था। तो इन दोनों सन को आप याद रखिएगा कि संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। कब की? 1883 में। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों भगत आंदोलन का कहाँ हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर। कब हुआ? 1903 में। और दोस्तों 1913 में यहाँ पर आश्विन पूर्णिमा को यहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी पर दोस्तों किसान इकट्ठे हुए थे और मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में दोस्तों 1500 से भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर भील मारे गए थे। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों अभी ये स्मारक भी बना है, ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला भी भरता है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो विकल्प डी है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो दोस्तों मत्स्य संघ जो कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था और 17 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। 17 मार्च नहीं था दोस्तों, डेट यहाँ पर 18 मार्च थी, ध्यान रखिएगा 1948 को दोस्तों। और इसकी जो रियासतें थी वो थी यहाँ पर 4 रियासतें। मिलाया गया था दोस्तों अलवर को, ABCD ध्यान रखिए, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को विलय किया गया था दोस्तों राजस्थान में। और एकमात्र ऐसी रियासत थी धौलपुर जो कि दोस्तों जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों मिलने वाली थी, लेकिन बाद में इसको राजस्थान में ही विलय किया गया। तो जो सी विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों अब आपके सामने कि मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो इनका संबंध था दोस्तों कहाँ से? डूंगरपुर से। कहाँ से था? डूंगरपुर से। और उस समय डूंगरपुर के शासक थे कौन दोस्तों? महारावल लक्ष्मण सिंह। और ये दोस्तों शिक्षा आदि पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, इस कारण ये विद्यालय आदि को दोस्तों समर्थन भी नहीं करते थे। और इस कारण यहाँ पर ऐसी घटना भी हुई और अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान दोस्तों, क्योंकि इनके अध्यापक को जो यहाँ पर सैनिक आए थे, कुछ विद्यालय चल रहा था, पीछे गाड़ी के बांध कर दोस्तों इनको ले जा रहे थे और काली बाई ने दोस्तों इनको मुक्त कराया। और मुक्त कराने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई दी गई, जिसमें दोस्तों ये शहीद हो गई थी। तो जो विकल्प बी था वो यहाँ पर सही उत्तर था। डूंगरपुर से इनका संबंध है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय डूंगरपुर के महारावल कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों कौन थी यहाँ पर? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी थी यहाँ पर। बी विकल्प सही उत्तर था। पहली थी इसलिए पूछ रहा है अंजना देवी चौधरी, विकल्प बी सही उत्तर है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखिए, अगला है आपके 19 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस गढ़ को धारधारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान के किस गढ़ को दोस्तों जाना जाता है? चौमुहागढ़ को। चौमुहागढ़ को यहाँ पर धारधारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा ये वर्तमान में तो वैसे जयपुर में आता है, और लेकिन जयपुर से पहले ही दोस्तों इसकी स्थापना हो चुकी थी।
ध्यान रखिएगा। इससे वैसे हम चोमू के नाम से जानते हैं वर्तमान में, तो डी विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आसान प्रश्न है दोस्तों, सरल प्रश्न। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर, सीकर, आबानेरी या तिलवाड़ा में? तो ये है दोस्तों कहाँ पर? आबानेरी में, जो कि दौसा जिले के अंतर्गत आती है। और इसके सामने ही दोस्तों हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक मीर बोझ ने इसका निर्माण करवाया था। सी विकल्प यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अगला है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो दोस्तों गुरु मंडली में सम्मिलित होने वाले थे कौन? पीपा जी। इनमें से कौन थे दोस्तों? पीपा जी, जो कि गागरोण के दोस्तों शासक थे। इनका मूल नाम तो वैसे प्रताप सिंह था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने दोस्तों राज्य को त्याग दिया और गुरु मंडली में दोस्तों सम्मिलित हो गए और दोस्तों संत के रूप में ही अपना जीवन का निर्वाह किया। इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? गागरोन से। तो विकल्प सी है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो देखिए, लोक देवता गोगा जी के थान किस पेड़ के नीचे होते हैं दोस्तों? नाम, एक कहावत भी है दोस्तों, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगा। तो ये आपने सुना ही होगा। तो ये मुख्यतः कहाँ पर? खेजड़ी। तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और गोगा जी की कुछ और बात करें दोस्तों, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है जो, और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों यहाँ पर मेला भी भरता है और इसी को दोस्तों हम गोगा नवमी भी कहते हैं, गोगा नवमी भी इसे कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विकल्प ए है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया? तो कुदरत सिंह को दोस्तों किसके लिए किया गया? मीनाकारी कला के लिए। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर था। अगला आसान प्रश्न ये तो। अगला देखिए, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों मोहम्मद शाह और साहिब राम ये थे किसके थे दोस्तों? जयपुर, बूंदी, अलवर या उदयपुर, ये थे किसके? जयपुर के। और जयपुर के दोस्तों और चित्रों की यहाँ पर बात करें तो एक नाम दोस्तों यहाँ पर शालिग्राम का आता है। किसका? शालिग्राम का। और दोस्तों रघुनाथ का। किसका? रघुनाथ का। गंगा बख्श का। किसका दोस्तों? गंगा बख्श का। लालचंद का। और रामजी दास का। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही उत्तर है। मोहम्मद शाह और साहिब राम के अलावा इन चित्रकारों को भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ए विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। 25 नंबर प्रश्न है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ये मुख्यतः दोस्तों किस में? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मारवाड़ी। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? दादू की ढूंढाड़ी में। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों, अब अगला है 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब ये वैसे तो 2017 की थी, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यानी 2021 की वन रिपोर्ट है दोस्तों ये। तो राजस्थान राज्य पंजीकृत वन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार के यहाँ पर हमारे क्षेत्र है दोस्तों। तो देखिए एक तो है यहाँ पर क्या? आरक्षित वन। उनका जो प्रतिशत है नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार वो है दोस्तों 37.05%। इसके पश्चात दोस्तों सुरक्षित वन। सुरक्षित की बात करें तो सुरक्षित का प्रतिशत सर्वाधिक यहाँ पर 56.43% है। इसके पश्चात दोस्तों अवर्गीकृत वनों की बात करें तो यहाँ पर इसका प्रतिशत 6.52% है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो बाकी तो ये तो यहाँ पर विकल्प गलत है क्योंकि पुरानी रिपोर्ट है। ये नवीनतम रिपोर्ट दोस्तों 2021 की है, उसके अनुसार है। तो या ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन रिपोर्ट से तो कई बार प्रश्न बनते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर प्रश्न कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में दोस्तों? ये है कहाँ पर? बारां में। कहाँ पर है दोस्तों? बारां में। ए विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर।
अगला देखिए, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है दोस्तों? सालर, दोकड़ा, बांस या फिर गुल्लर? तो दोस्तों हरे सोने के नाम से जाना जाता है किसे? बांस को। एक और हरा सोना है दोस्तों, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता को भी दोस्तों हरा सोना कहा जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और तेंदुपत्ता से दोस्तों बीड़ी का निर्माण होता है, मुख्यतः प्रतापगढ़ साइड में दोस्तों यहाँ पर जो तेंदुपत्ता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। तो बांस के अलावा तेंदुपत्ता भी दोस्तों, इसको भी हरा सोना कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो सी विकल्प है ये विकल्प हमारे सही उत्तर है। अगला, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन दिवस, आसान प्रश्न, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा है नाइट्रेट है संबंधित? ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला 31 नंबर है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो तो है दोस्तों यहाँ पर कितना? 61%। कितना है? 61%। और जनसंख्या है यहाँ पर 40%। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों अब 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों राजस्थानी जो ऊंट है पशुधन श्रेणी में दोस्तों ये राज्य पशु है और ये घोषित हुआ था 2014 में। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि पशुधन श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो 2014 में। ध्यान रखिए। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है कौन? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है दोस्तों? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। ऊंट से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंट महोत्सव का संबंध किससे है? वो दोस्तों यहाँ पर बीकानेर जिले में होता है दोस्तों ऊंट महोत्सव। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो जो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियम। ये विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए, अब 33 नंबर प्रश्न है, स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये था दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तृतीय, चतुर्थ, पाँचवीं या फिर छठी? तो ये थी दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और इसकी जो अवधि थी वो थी यहाँ पर 1969 से 1974 तक। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना आयोजित थी। ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। और कब से किसके मध्य थी दोस्तों? 1969 से 1974 के मध्य। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। तो देखिए दोस्तों कमला जो अंबा है ये सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? कहाँ है दोस्तों? बूंदी में या कोटा में या डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर होगा इसका सही उत्तर। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। डूंगरपुर का नाम और पूछा जाता है दोस्तों एक थोड़ा सा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, इसलिए डूंगरपुर जिला पूछा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक 994 इसका लिंगानुपात है। ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो देखिए शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर लिफ्ट नहरें हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरें। और आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं दोस्तों? 7। तो उनमें से यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो देखिए हमें कह रहा है कि हनुमानगढ़ और चूरू जिलों से लाभान्वित कौन सी लिफ्ट है, नहर है या कौन सा स्रोत है जैसे हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं उनको पेयजल की आपूर्ति होती है? तो देखिए इनमें से जो है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसका जो पुराना नाम था गेंदेली सेवा था। क्या था दोस्तों? गेंदेली सेवा। तो सी विकल्प है वो तो यहाँ पर सही उत्तर है। तो देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर कि कंवरसेन लिफ्ट नहर, इससे जो लाभान्वित है वो है दोस्तों यहाँ पर एक तो गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। एक है दोस्तों यहाँ पर बीकानेर। तो कंवरसेन से गंगानगर और बीकानेर लाभान्वित होते हैं। कंवरसेन से ध्यान रखिएगा। और लूणकरणसर इसका पुराना नाम था। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर गुरु जंबेश्वर। तो गुरु जंबेश्वर से दोस्तों एक तो जोधपुर, इसके अलावा बीकानेर, इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर। तो ये जिले दोस्तों यहाँ पर लाभान्वित होते हैं किससे? गुरु जंबेश्वर से। और एक है दोस्तों यहाँ पर देखिए पोखरण लिफ्ट नहर देर की यहाँ पर।
पोखरण लिफ्ट नहर का ध्यान रखिएगा। पोखरण लिफ्ट नहर दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं एक तो जोधपुर और एक जैसलमेर। तो ये 2 जिले दोस्तों लाभान्वित होते हैं पोखरण से, लिफ्ट नहर से। ये तो पुराना नाम है दोस्तों पोखरण, इसका जो नया नाम है वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो यहाँ पर तो हमारे विकल्प सी सही उत्तर है, क्योंकि हनुमानगढ़ और चूरू का पूछा था। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से यहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो अजमेर, बीकानेर और नागौर को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो है यहाँ पर NH89, और इसका जो नवीनतम नाम है दोस्तों वो है NH58। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से किसका होगा? फेल्सपार, लिग्नाइट, लोहा या फिर तांबा? तो देखिए, फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों भारत में, क्योंकि राजस्थान लगभग यहाँ पर 61% यहाँ पर फेल्सपार का उत्पादन करता है। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? अलवर का देर का है साबी और रूपालेर, तो ये तो सही है। यहाँ पर अलवर से दोस्तों साबी और रूपालेर निकलती है। उदयपुर से बनास बेड़क ये भी निकलती है। करौली से दोस्तों जगर और गंभीरी निकलती है दोस्तों। ये डूंगरपुर से बाणगंगा मोरेल, डूंगरपुर से दोस्तों बाणगंगा मोरेल नहीं निकलती, डूंगरपुर से तो सोम और माही नदियाँ दोस्तों प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। प्रवाहित क्षेत्र का पूछा है यहाँ पर ये प्रश्न। तो जो विकल्प डी है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। डूंगरपुर से सोम और माही दोस्तों यहाँ पर बहती है, ना कि बाणगंगा और मोरेल। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, कोपेन वर्गीकरण से संबंधित। तो 2 वर्गीकरण है दोस्तों जलवायु के, एक तो है कोपेन और एक है थॉर्नवेट। ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो जो कोपेन का वर्गीकरण है इसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो देखिए, कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो ये राजस्थान का मैप है दोस्तों, शॉर्ट में समझ रहे हैं थोड़ा। तो कोपेन ने दोस्तों इस क्षेत्र को BWHW नाम दिया, इस वाले को BSHW नाम दिया, इस वाले क्षेत्र को दोस्तों CWG नाम दिया, और इसको दिया AW। हमें किसका पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पर डूंगरपुर का। तो डूंगरपुर यहाँ पर नीचे है ना, तो बस AW, तो AW यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो कहाँ पर विषमता पाई जाती है दोस्तों सर्वाधिक? तो देखिए, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा। तो देखिए, सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता है वो दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, पश्चिमी जिला राजस्थान का। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों अब कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर? एरिडिसोल्स या फिर एंटीसोल्स या फिर शुष्क मृदा? तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है, या फिर बलुई मृदा भी जिसे हम कहते हैं। तो सर्वाधिक मृदा यही पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला आर्थिक समीक्षा से संबंधित था 2017-18 की, छोड़ देते इस प्रश्न को। तो अगला देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी? बनास, चंबल, कोठारी या बाणगंगा? तो देखिए, चंबल नदी कौन सी दोस्तों? चंबल नदी, जैसे चमनवती भी कहते हैं, इसे दोस्तों कामधेनु नदी भी कहा जाता है। तो विकल्प बी यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक जिला जोधपुर, गंगानगर, बूंदी या सिरोही? जोधपुर तो है ही नहीं दोस्तों, ना सिरोही का नाम ना बूंदी का, गंगानगर होगा यहाँ पर सही उत्तर, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो देखिए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा का आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की भी दोस्तों,
और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है भारत की दृष्टि से देखें, वो सर्वाधिक विस्तार दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर दोस्तों नाम आता है राजस्थान का, फिर पंजाब का नाम आता है, फिर दोस्तों नाम आता है गुजरात का। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इनके साथ मुख्यतः रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान से अलग करती है किसको? भारत को। अब हमें राजस्थान की दृष्टि से पूछा है यहाँ पर, तो राजस्थान की दृष्टि से देखें तो देखिए जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, वो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यतः ये पश्चिमी जिले दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है वो स्थित है यहाँ पर। रेड क्लिफ रेखा पर पश्चिमी जिले, ये 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 4। श्री गंगानगर, देखिए दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा श्री गंगानगर, ये दोस्तों यहाँ पर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बात करें बीकानेर की, BIK लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बात करें यहाँ पर दोस्तों किसकी? जैसलमेर की, तो JSM लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बनाता है दोस्तों 464 सर्वाधिक। और बात करें बाड़मेर की, तो BAD लिख रहा हूँ, वो बनाता है दोस्तों 228 किलोमीटर की सीमा। तो ध्यान रखिएगा, इन सीमाओं के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की, वो है दोस्तों 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, जो हमें प्रश्न पूछा है, प्रश्न पर आते हैं तो दोस्तों हिंदुमल कोट जो कि गंगानगर में है, हिंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 1070 किलोमीटर। विकल्प ए यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अब 46 नंबर प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों, एवरग्रीन प्रश्न है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न देशांतर और हमारे अक्षांश विस्तार से संबंधित है। तो देखिए अब दोस्तों अगर देखें हमारे जो राजस्थान उसका अक्षांश विस्तार, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो है यहाँ पर अक्षांश विस्तार। और देशांतर विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है यहाँ पर। तो देखिए तो सही उत्तर क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से है दोस्तों, पश्चिमी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखिएगा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, आराम से ऑप्शन को पढ़िएगा, क्योंकि सभी में देखिए 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, लेकिन पूर्वी है, देखिए पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तरी का पूछे तो उत्तरी का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश है ये, तो उत्तरी अक्षांश का भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है इसका भी। विकल्प है यहाँ पर 46 नंबर का सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है हमारे 47 नंबर प्रश्न, सैर पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो सैर जो कि दोस्तों अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आती है दोस्तों यहाँ पर कितनी? 1722 या 1597 या 1380 या फिर दोस्तों 1496। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1597 सैर, जो कि दोस्तों दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 1722 मीटर, ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी। दिलवाड़ा है दोस्तों, दिलवाड़ा का 1442 है, ध्यान रखिएगा। जरगा का 1421 है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे तो यहाँ पर विकल्प बी है वो राइट आंसर है। अगला है 48 नंबर प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो देखिए अब अरावली पहाड़ी का विस्तार है वो कहाँ पर नहीं है, ये प्रश्न है। तो देखिए सीकर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है, जालोर में यहाँ पर नहीं है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फुलवारी की नाल स्थित है। आसान प्रश्न है, कहाँ पर होगी दोस्तों? उदयपुर, राजसमंद, कोटा या बूंदी? कहाँ पर होगी? उदयपुर में। विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? घग्गर को मर्त नदी यहाँ पर कहा जाता है, तो ये तो सही है यहाँ पर। भोराट एक पठार है, ये भी सही है दोस्तों। और सैर दोस्तों अरावली की चोटी है, ये भी सही है। यहाँ पर दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी।
नागपानी अरावली का दर्रा नहीं है दोस्तों, नागपानी तो अरावली की क्या है, चोटी है। नागपानी अरावली की चोटी है, ना कि दर्रा। तो यही हमारे सुमेलित नहीं के बारे में पूछा था, विकल्प सी ही यहाँ पर हमारे सही सुमेलित नहीं है। तो ये थे दोस्तों लैब असिस्टेंट। 2018 में आयोजित हुए पेपर का सॉल्यूशन जीके के 50 प्रश्न पूछे गए थे इसमें, और उसका संपूर्ण पूरी व्याख्या के साथ इसमें हमने चर्चा की। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।